सभी भाइयों को राम राम। दहेज उत्पीड़न में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला अपना सुनाया है। यह फैसला आने बाद जो एक हस्बैंड होता है, एक पति होता है, उसकी जो माँ और बहन होती है, उन्हें इस मामले में बहुत ज्यादा राहत मिली है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जब दहेज प्रथा की बात आती है तो या तो आज के जमाने में तो आपको जाहिर सी बात है सारी चीजें पता है, और छोटी छोटी बातों पर भी जो महिलाएं हैं या जो चीजें हैं, उनके द्वारा दहेज प्रथा का मामले दर्ज करवाए जाते हैं। लेकिन उस दहेज प्रथा में बहुत बार ऐसा होता है जब झूठे आरोप लगाए जाते हैं, और उस झूठे आरोप में एक पति, एक उसकी बहन, एक उसकी माँ, हर कोई जो है उस मामले में घसीटा जाता है। लेकिन ये भी सच है कि दहेज प्रथा के लिए बहुत बार ऐसा भी होता है जब एक पत्नी तो, एक बेटी तो जो है दहेज के लिए जो है मार भी दिया जाता है। तो दोनों चीजें अपने आप में सही है, बट इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो टिप्पणी दिया है और जिन चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें और आपको जो है दोनों चीजों को समझने की आवश्यकता है, ताकि जो चीजें समाज में चल रही हैं उन पे जो है हम बात कर सकते हैं कि आखिर समाज में जो चल रही है उस पे आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे जो मामला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न जो एक्ट 498 है, आईपीसी दहेज अधिनियम मामले में पति के माता पिता और बहन के खिलाफ मुकदमे को रद्द कर दिया है। यह देखते हुए कि आरोप बहुत सामान्य और अस्पष्ट थे और उन्हें न्याय परीक्षा योग्य नहीं माना गया। नीचे इसके बारे में हम बात करें, तथ्य न्यायालय द्वारा तर्क और कानूनी संदर्भ में अगर हम बात करें इस मामले में, तो इस मामले में एक महिला पत्नी ने पति है उसके परिवार पर आरोप लगाए कि वे दहेज की मांग करते थे और उस पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करते थे। आरोप में यह दावा किया गया कि पति व उसके परिवार ने उसे अन्यायपूर्ण संपत्ति दहेज की मांग के लिए परेशान किया। मुकदमा अभियोजन की ओर से आगे बढ़ा और बाद में उच्च न्यायालय ने अभियोजन को जारी रखने का आदेश भी दिया था। फिर मामले तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसमें आरोपियों पति के माता पिता और बहन ने अनुरोध किया कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया जाए, क्योंकि आरोप अति सामान्य, अस्पष्ट और बिना वास्तविक तथ्यों के थे। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय आया कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय सुनाया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया और निम्नलिखित बिंदुओं को मुख्य तर्क के रूप में रखा गया। आरोपी की अस्पष्टता। पहली बात, जो आरोप लगा है वो चीजें साफ नहीं है कि क्या ये चीजें सच में सही है या नहीं है। दूसरी चीज, इसमें हम बात करें अगर, अदालतों ने पाया कि शिकायत एफआईआर आवेदन में आरोप बहुत सामान्य थे, जैसे उत्पीड़न में दबाव, मान, लेकिन किस समय, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, कौन कौन शामिल थे, इन मुद्दे तथ्यों का मतलब स्पष्ट विवरण नहीं था। तो जाहिर सी बात, आप आरोप लगा रहे हो अगर, तो आरोप में आपको बताना भी चाहिए कि कौन कौन दहेज का डिमांड कर रहा था और कब किया जाए, ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। फिर इस तरह की सामान्य कथनी जो सतह किसी आपराधिक निष्कर्ष तक नहीं ले जाती हैं, उन्हें न्यायालय की निरीक्षण तो योग्य ठहराना चाहिए। क्राइम फेमिये। फिर जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि शिकायत या एफआईआर तो उसकी सभी कथाओं सहित स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी उसमें आरोप इतने मजबूत नहीं है कि तुरंत आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाए, अर्थात प्रारंभिक स्तर पर मामला खड़ा नहीं होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर ये मामला हम स्वीकार भी करते हैं तो भी उसमें जो तथ्य है वो तथ्य जो है आपराधिक मामलों लिए नहीं है, इसलिए जो है हम इसे आपराधिक मामले में नहीं ले जा सकते हैं। दंड प्रक्रिया की हम बात करें तो सीआरपीसी की धारा जो 482 का प्रयोग उसमें हुआ। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों की सीआरपीसी की धारा 482 कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके ऐसे मामलों को रद्द कर सकते हैं, यदि यह देखा जाए कि अभियोजन जारी रखने से न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग हो जाए या
निर्दोष लो तो अन्याय हो सकता है। तो इसमें जो है सीआरपीसी धारा 482 का उपयोग हुआ और इस मामले तो वहीं पे रद्द कर दिया जाता है। अदालत ने चिंता जाहिर की कि दहेज और तुर्तात प्रावधानों 498 आईपीसी का जो आईपीसी धारा 498 है का दुरुपयोग किया जाने लगा है, विशेषकर उन मामलों में जहां पारिवारिक व वैवाहिक विवाद होते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जहां पर छोटी छोटी बातों पे लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं, एफआईआर कर देते हैं कि हमारे ऊपर दहेज उत्पीड़न हो रहा है। और वरिष्ठ न्यायाधीशों ने कहा कि सिर्फ इन कानूनों का प्रयोग धार्मिक पारिवारिक विवादों को दबाने के माध्यम से रूप में नहीं होना चाहिए। आरोपी पक्षों को भी संरक्षण मिलना चाहिए कि यदि आरोप आधारहीन हो तो उन्हें नियमित प्रक्रिया से गुजरना ना पड़े। बहुत बढ़िया बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब झूठे आरोप लगा देने से बस उनके ऊपर एफआईआर हो जाए या उन्हें जो है दंडित किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब झूठे आरोप होते हैं तो ऐसे मामलों में जो आरोपी हैं उनका भी पक्ष सुनने की आवश्यकता है और उन्हें भी संरक्षण मिलना चाहिए। यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि कानून के दायरे में आने वाले आरोपों को ठोस व विशेष होना चाहिए। सिर्फ भावनात्मक सामान्य या अनिर्दिष्ट कथन से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। समान रूप से यह निर्णय उन आरोपियों को कुछ राहत देता है जो मामले में शामिल कर लिए जाते हैं जबकि उन पर ठोस सबूत नहीं होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो राय है, जो टिप्पणी है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब ऐसे मामलों में जो है जो लोग भी झूठे आरोप लगाते हैं वो ऐसे आरोप ना लगाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी भाइयों को।